विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला 12वीं के आज हम पार्ट 5 को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और सीधे ही हम बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 3। 2 तक हम बात कर चुके। चूँकि प्रश्न आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलेंगे तो आपको बड़ा प्रश्न छोटा नज़र आएगा और बहुत सीधा नज़र आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है एक वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी और सी डी जिनकी लंबाई क्रम से 6 और 12 सेंटीमीटर है। तो जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा कार्य करते चलें। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का निर्माण केंद्र से, और इस वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी और सी डी, ये तो हमने ए बी ले ली, और सी डी कितनी है आप कहोगे सर 12 है। तो देखो ये तो इसको तो लेते हैं ए बी और इसको क्या ली मैंने सी डी। ठीक है, क्यों ली मैंने इसको? ए बी की लंबाई क्रम से कितनी 6 सेंटीमीटर, ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर की, और सी डी कितनी है 12, तो 12 ये 12 सेंटीमीटर हो गई। यानी जो केंद्र से ज़्यादा नज़दीक होती है जो जीवा, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और जो केंद्र से जितनी दूर चलते जाएंगे जीवा क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर उसने कहा ए बी और सी डी है जिनकी लंबाई क्रम से, ए बी की कितनी देर की 6, तो ये 6 सेंटीमीटर, और सी डी की कितनी है 12, तो 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब आगे देखो, एक दूसरे के समांतर है। समांतर से तात्पर्य इन दोनों की बीच की दूरी, चाहे आप कहीं से भी मापेंगे तो आपको बराबर नज़र आएगी। बराबर नज़र आएगी क्या? बराबर है। ठीक है, समांतर रेखा वही परिभाषा, यानी 2 रेखाओं को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, या उन दोनों की बीच की दूरी सदैव क्या हो, बराबर हो, तो वे समांतर रेखा कहलाती है। तो ये ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, दिया हुआ है आपको। तथा ये वृत्त के केंद्र से ए की ओर स्थित है। मैंने भी इसको ए की ओर स्थित है, ये वृत्त का केंद्र आपका ओ है, ए की ओर बनाया है। यदि ए बी और सी डी के बीच 3 सेंटीमीटर का अंतर है, ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी के मध्य ये ओ है, ए बी और सी डी के मध्य देखिए यहाँ से ये 12 को मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का अंतर है दोनों के बीच में? आप कहोगे सर ये 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है? आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक रास्ता नज़र आ रहा है, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला। ये ओ को किससे मिला दें हम? सी से, और ओ को किससे मिला देंगे? ए से। अब आपके पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, ये ऊपर 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ इसको, और थोड़ा सा और इसको नामांकन हम कर देते हैं। यहाँ पर नामांकन किया, इसको तो नाम दे दिया एम और इसको क्या नाम दे दिया एन। ठीक है, अब देखिए जैसा जैसा दे रखा उसको तो सबसे पहले लिखते हैं वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा 2 जीवाएँ ए बी और सी डी की लंबाई क्रमशः समझ रहे हो? पहले ए बी है तो ए बी वाली लिखो, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। और दोनों क्या है? समांतर है, यानी ए बी समांतर सी डी। ठीक, अब ये ए की ओर स्थित है, ये भी हमने कह दिया कि दोनों जीवाएँ केंद्र से ए की ओर स्थित है, केंद्र से एक ही ओर है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, तो ये एम एन, ए बी और सी डी के बीच की दूरी यहाँ पर लिखेंगे, ए बी तथा सी डी के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी एम एन है, ये एम एन बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अब आपको चाहिए त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज हैं? आप कहेंगे सर एक तो ये वाला त्रिभुज है,
ठीक। ये O और N के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना, x सेंटीमीटर। ये मैंने C क्यों खींचा, ये क्या वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से जब वृत्त की परिधि तक हम एक रेखा खंड बना देते हैं तो ये क्या कहलाती, त्रिज्या। इसी तरह केंद्र से फिर मैंने परिधि तक बनाया, ये A को मिलाया तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं हैं और लंबाई क्या है, इनकी बराबर है। अब देखिए आपको त्रिज्या चाहिए तो यहाँ पर त्रिभुज कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज CON में, त्रिभुज CON में कोण n बराबर कितना डिग्री का है, 90 का है। क्योंकि हमने कहा था इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, यह वृत्त के तो क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर ये n भी 90 डिग्री का है और आपका ये m भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये 90 डिग्री का हो गया तो आप कहोगे कि इस जीवा को भी कितने बराबर भागों में बांटता है। तो ये देखो CN बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर CN बराबर पूरा कितना है, 12 है। तो CN बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये पूरी भुजा कितनी है CD, 12 सेंटीमीटर की। तो CN का मान पूछा उसने, हमको CN का मान चाहिए। तो ये देखो 12 तो ये 6 और ये भी कितना होगा, 6 होगा। तो CN बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। क्यों हो गया, इसलिए हो गया CN बराबर ND। ये क्या है, दोनों बराबर है। कहाँ से, हम जानते हैं प्रमेय से, ये प्रमेय से हो गया। इसी तरह आप ऊपर वाले की बात करो, यहाँ पर देखो क्या होगा, AM बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि AM बराबर MB। ये भी कहाँ से, प्रमेय से पता है हमको। हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल CON में। CON में जब ये 90 डिग्री का कोण है, ये तो हो गया इसका आधार, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वही सूत्र आपके पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या हो गया, यहाँ पर CO हो गया, CO का स्क्वायर, आधार क्या हो गया, CN का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया, ON का स्क्वायर। ये मान रख दो, CO का पता नहीं है तो CO को तो ऐसे कैसे रहने दो। CN, C से लेकर N हमने क्या प्राप्त किया, CN का मान 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस ON को हमने x सेंटीमीटर मान रखा, ये x स्क्वायर आ गया। तो आगे CO का होल स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस x स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 दिया। ठीक, अब लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, इससे हमारा काम हो गया। अब ये देखो ऊपर वाले ट्राइंगल पे बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ मैं, इससे हो गया अपना काम पूरा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला ट्राइंगल में ले रहा हूँ। ट्राइंगल कौन सा, AMO, ट्राइंगल AMO में ये कहानी अलग है ऊपर से। अब इसमें देखो यहाँ पर भी कोण M बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री होते ही क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा, ये AO कर्ण हो गया। ठीक है, ये आधार और ये क्या हो गया, लंब। तो यहाँ पर लिखा कर्ण का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर, ये AO का स्क्वायर हो गया, आधार हो गया AM, ये AM का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया, MO का स्क्वायर। AO पता नहीं हमें, ये AO का स्क्वायर प्लस AM, A से लेकर M कितना निकाला आपने, 6, क्योंकि पूरा कितना पूरी 6 थी। तो AM का मान आपने निकाला कितना, 3। तो यहाँ पर लिखा, ये प्लस नहीं है, बराबर है 3 का स्क्वायर MO, M से लेकर O, ये तो x और x में कितना और जोड़ना, 3। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। MO की जगह लिख दिया हमने। वापस समझ लें, M से लेकर M तक चाहिए, M से लेकर N तक चाहिए, तो MN प्लस NO, इन दोनों को जोड़ेंगे। MN की तो बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर, और ये आपने NO को कितना मान रखा, x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम
ये मान यहाँ पर मैंने स्थापित किया और इसको हल कर लेता हूँ। ये आ गया AO का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस वही A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। उस सूत्र से यहाँ पर खोलेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। खोल दिया हमने। देन AO का स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6 एक्स 9 9 18। तो AO का स्क्वायर बराबर हो गया 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो गया। ठीक, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दें इधर, ये आपका जो AO और जो CO है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं समान माप की होती है, समान माप की होती है। ये वृत्त की त्रिज्याएं समान माप की होती है। तो कौन कौन सी है यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर CO बराबर AO, इन दोनों पे वर्ग लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि CO बराबर AO दोनों पे क्या लगा दिया, वर्ग। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से उठा के इसमें क्या रखना है, अपन को मान रखना है। समीकरण 1 से देखो ये आ गया 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर AO का मान ये रहा हमारे पास। समीकरण 2 से 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये मान कहाँ से लिखे आपने, आप लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ये मान आपने यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सरल कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर को इधर ले चलें, 18 को हम इधर ले आते हैं। तो आ गया 36 माइनस 18, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का। इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो पहले से है ही, ये एक्स स्क्वायर को भी इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो ये देखो 36 में से 18 गया तो 18 बचा, 6x हुआ। तो x बराबर 18 में किसका भाग लगा देंगे, 6 का। तो x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान आपने निकाला यहाँ पर, और x का मान आपने आसानी से कितना निकाल लिया, 3। और 3 क्या है, ये इकाई क्या दे रखी है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या उसने पूछी त्रिज्या है। अब एक इसका मान उठा के समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, त्रिज्या का मान निकल जाएगा। लो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर रख दो डियर स्टूडेंट। ये आ गया CO का स्क्वायर बराबर 36 प्लस x का यानी 3 का स्क्वायर, ये 36 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 36 और 9 कितना हो गया, 45। किसका मान है, CO का स्क्वायर हटाओ, CO बराबर अंडर रूट कितना हो गया, 45। तो CO बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 पंजों का 45। तो CO बराबर 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 अंडर रूट 5। और किस में है ये, सेंटीमीटर में। CO क्या है, वृत्त की त्रिज्या तो है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये CO क्या, वृत्त की त्रिज्या, CO के बराबर ही AO है, वो भी वृत्त की त्रिज्या है। तो आपने यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकाल ली। और किसका प्रयोग किया हमने प्रयोग किया जो प्रश्नमाला जो हमने 11 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, उसके उपयोग से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर सरल कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको ये आकृति दी हुई है, प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। जितने भी चित्र जो रेडीमेड जितने इस प्रश्नावली के अंदर हैं, और प्रश्नों पर आप विशेष फोकस रखें, क्योंकि यहाँ से चित्र वाला प्रश्न पूछा जा रहा है बराबर परीक्षा में। ये आपको दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, यानी चित्र दे रखा है। में 2 समान जीवाएँ AB और CD, ये AB और CD क्या है, समान जीवाएँ हैं। एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए चाप DA, D से लेकर A, ये चाप DA, और चाप CB, ये दोनों क्या हैं,
बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यानी आपको दो जीवाएं बराबर दे रखी है और दोनों जीवाएं एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो इन्होंने दो चाप आपसे बराबर सिद्ध करवाने के लिए कहा है। और चाप कौन कौन से, ए डी और सी बी। ठीक, तो जो जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख देते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है आपके पास दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं कौन कौन सी है, ए बी बराबर सी डी। ये ए बी और सी डी जो जीवाएं हैं बराबर है और ये एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये लो सर, प्रतिच्छेद हो गई। अब नंबर 2 पे क्या दे रखा उसने, सिद्ध करने वाली बात, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों चाप डी ए बराबर चाप सी बी, ये आपको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। यानी डी से लेकर ए और सी से लेकर बी जो चाप है, ये चाप क्या है, बराबर है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। अब आती है कहानी तीसरे नंबर की, उपपत्ति की। रचना की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसी से काम चल जाएगा। उपपत्ति के अंदर देखिए अब है मामला है समझने का। यहाँ पर देखिए दो चाप आपको बराबर सिद्ध करने हैं और दो चाप कौन कौन से, डी ए बराबर सी बी, ये वाला चाप आपको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपको जीवा दे रखी है उसका उपयोग लेते हैं। आपको जीवा दे रखी है ए बी बराबर सी डी, तो ये देखो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये क्या दे रखी है आपको, बराबर दे रखी है दोनों जीवाएं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बी ए बराबर सी डी, हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखा। अब इसका देखो ये लघु चाप भी है, बी से लेकर ए, ये बी से लेकर ए वाला चाप। ठीक है, तो इसको देखो ये मैं ए से भी लिख सकता हूँ चाप के रूप में, बी ए चाप और सी डी चाप, ये सी से लेकर कहाँ तक, डी तक। अब समझना आप, यहाँ से भी ए से डी की जगह हम कहाँ पर, और यहाँ से भी सी से कहाँ पर पहुँचे, डी पर। बड़ा कौन सा हिस्सा है, ये तो हिस्सा बड़ा ये वाला ये। ठीक है, और ये बी डी को ए और बी में से घटा दें और सी डी में से घटा दें, किसको, बी डी को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जैसे आपने ये लघु चाप लिखा, लघु चाप ये छोटा चाप है, कौन सा, बी ए, जो आपके पास बी ए और लघु चाप दूसरा क्या है, सी डी। अब इसके अंदर से आपको देखो दोनों बी डी क्या है, उभयनिष्ठ। देखो ये चाप में बी डी भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा कि नहीं आ रहा, और इस चाप से भी ये बी डी उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दो बी डी क्या है, उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ पर इसको आप चाप के रूप में भी लिख सकते हो, चाप, यहाँ पर भी चाप लिख सकते हैं। आप ध्यान दें इधर, आपका जो बी डी चाप है ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो देखो बी डी बराबर बी डी, कारण उभयनिष्ठ। देख लो आप दोनों में ही आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब क्या करें इसको क्या करते हैं, इस चाप में दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो ये आ गया चाप बी ए माइनस बी डी, चाप के रूप में बराबर, इधर सी डी में से भी बी डी को घटा दें, घटा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या किया है, इसको घटाया है। वापस समझें, ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा चाप हमने कहाँ तक ले लिया, ए बी तक, ये हो गया ए बी। ठीक, या बी ए बोल दो इसको, बी से लेकर ए। ओके, अब दूसरा गया सी डी, सी से लेकर कहाँ तक, डी तक। तो ये ध्यान देना, ये बी और डी जो चाप है ये ऊपर वाले के साथ भी आ रहा है और ये नीचे वाले के साथ भी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है। इसको क्या कर देते हैं, दोनों में से घटा देते हैं, क्योंकि समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में से अगर बराबर बराबर राशि में घटा देता हूँ, जैसे आपका एक तरफ तो है सामान और एक तरफ है वाट,
5 किलो, 5 किलो दूसरा कोई वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु में से मैंने आधा किलो क्या किया, कम किया, तो इधर से 62 भी अगर मैंने कम कर दिया तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आप ये मान के चलें, ये ए से लेकर बी की वस्तु, जिसको हम बी से ए बोल रहे हैं और सी से डी बोल रहे हैं, ये वस्तुएं दोनों उसमें रखी हुई है पलड़ों में, और ये बी डी क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों पलड़ों में से क्या किया मैंने, घटाया। घटाया तो बचा क्या, इसको आपने घटा दिया, ऐसे लो, ये घट गया। घटते ये ए से लेकर बी में से बी डी घटाए तो इतना ही तो बचा। तो आप कहोगे सर ये आ गया ए डी चाप के रूप में। ठीक है, ए डी किसके रूप में आ गया, चाप के रूप में। चाहे ए डी लिखो, इसको डी ए भी लिख सकते हैं, बराबर। दूसरा क्या है, ये घट ही गया अपना पूरा का पूरा, क्या बच रहा है, सी से बी तो बच रहा है, तो यहाँ पर लिखा चाप सी बी। यही तो प्यारे विद्यार्थियों आपको करना क्या था, सिद्ध, यही सिद्ध करना था, ये मैंने यहाँ पर चाप के रूप में लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल किया, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। वापस समझे, इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, इसमें कोई नई कहानी नहीं लिखी, या आप पूरा का पूरा व्रत बनाओगे। ये और ये दो जीवाएँ हैं, पहले तो हमने यहाँ से यहाँ तक का चाप ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का चाप ले लिया। अब देखो दोनों में ये वाला चाप उभयनिष्ठ आ रहा है, इसकी भी देखो ये कहानी यहाँ तक आ रही है, इसकी भी कहानी यहाँ तक जा रही है, तो इसको घटा दो दोनों में से, दोनों में से घटा देंगे, इतना जो बढ़ रहा है तो बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यही तो बचेगा। और यही हमने यहाँ पर क्या किया, सिद्ध किया। तो बहुत ईजी प्रश्न है, बशर्ते आपको ये चित्र बिल्कुल समझ आना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगले प्रश्न में हम बात करें, प्रश्न में एक आपको आकृति दी हुई है, यानी चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र में आपसे कहा है ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएँ हैं। कौन कौन सी, ए बी और सी डी। यहाँ पर दे रखा है ये ए बी और ये सी डी दो समान जीवाएँ हैं। ठीक है, पहली बात उसने ये कही है। दूसरा कहा है वृत्त का केंद्र ओ है, ये क्या हो गया, ओ वृत्त का केंद्र है, और ओ एम लंब होता है ए बी पर, ये ओ एम लंब होता है किस पर, ए बी पर, और ओ एन लंब होता है किस पर, सी डी पर। तो सिद्ध कीजिए कि ओ एम एन ये वाला कोण, ओ एन एम ये वाला कोण। आप देखिए, हम तो वैसे ही समझ गए कि ये कोण एम और कोण एन क्या है, बराबर है। तो कोण एम और कोण एन जब बराबर है तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो उनके जो कोण हैं दोनों, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों कोणों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास जवाब होगा कि सर आपको ए बी और सी डी समान जीवाएँ हैं। यहाँ पर जीवाएँ, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये आपको दिया हुआ है। वृत्त का केंद्र ओ है, ये भी दिया हुआ है भाई। आगे और क्या दे रखा है, और दे रखा ओ एम लंब होता है ए बी पर, और ओ एन लंब होता है किस पर, सी डी पर, ये भी दे रखा है आपको। अब सिद्ध क्या करना है, नंबर 2 पे आप लिखेंगे सर हमें सिद्ध करना है कि ये दो कोणों को क्या करना है, हमको बराबर करना है। वो दोनों कोण कौन कौन से हैं, कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब आती है तीसरे नंबर पे उपपत्ति। बहुत सीधी प्रमेय है, बहुत सीधी प्रमेय, क्या प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो समान जीवाएँ हैं, तो दो समान जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर ही होगी, क्योंकि दोनों जीवाओं की क्या है, लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर देखिए उपपत्ति के अंदर जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ओ एम लंब होता है किस पर, ए बी पर, तो ओ एम और ओ एन भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एम बराबर ओ एन। बराबर क्यों है, अब बराबर क्यों है इसका हमारे पास जवाब है कि किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं, यहाँ पर लिखें किसी वृत्त की
समान लंबाई की जीवाएं, यानी आपके इस व्रत में दो जो जीवाएं हैं वो क्या है, समान लंबाई की हैं। वो जीवाएं जो कि व्रत के केंद्र से उन पर लंबों की लंबाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी व्रत की समान लंबाई की जीवाएं या जीवाओं पर व्रत के केंद्र से केंद्र से क्या डल रहा है, ये लंब डल रहा है। देखो ओ से एम और ओ से एन, तो जो ये लंब डल रहा है यानी जो लंब डला है तो इन लंबों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखा केंद्रों से उन पर लंबों की लंबाई, केंद्र से उन पर लंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये हम जानते हैं क्या होती है, बराबर होती है। ये जानते हैं हम। वापस समझे इधर, ये और ये जीवाएं दोनों बराबर लंबाई की है और ये ओ से एम पर लंब और ओ से एन पर लंब। हमको पता है जब दो बराबर लंबाई की जो जीवाएं होती है वो व्रत के केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, तो ये ओ एम और ओ एन क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया। अब ओ एम और ओ एन जब बराबर हो गया तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ओ एम एन में, इसमें इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई। कौन कौन सी, में एम ओ बराबर एन ओ। अतः त्रिभुज ओ एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं तो बराबर होती है और उसके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा यानी कोण एम ओ एम एन ये वाला कोण बराबर और कोण ओ एन एम ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो गए, बराबर, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के साथ साथ ये जो कोण बनते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने कोणों को दोनों को बराबर किया और बराबर करते ही हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि आपको दो जीवाएं और दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ बराबर है, क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर माप की है। जब समदूरस्थ हो गई तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर होते ही इससे हमको मतलब ही नहीं है आगे से, सब हटा दो। आप तो इस त्रिभुज को देखो, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही तो प्यारे विद्यार्थियों हमको सिद्ध करना था। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पर सिद्ध किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 पर आज मैंने आपके बीच में बात रखी। तो आप इन प्रश्नों को लाइन टू लाइन अक्षरतः हल करते चलें। यहाँ पर ये स्कूल एजुकेशन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रत्येक स्टेप के नंबर है। स्कूल एजुकेशन में प्रत्येक लाइन का अंक है। अगर आपने एक एक लाइन भी अगर आपने ये दिया हुआ सिद्ध करना क्या है, इस तरीके से आप नहीं लिखोगे, ये प्रमेय को भी आप हटा दोगे, आप सीधे सीधे लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। आप एक एक लाइन बिल्कुल आप अच्छे से समझते चलें। कई बच्चे क्या है, मैं देखता हूँ कि वो सीधे सीधे बस 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में अपना प्रश्न समाप्त। ऐसा नहीं, हमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत एक एक स्टेप को बिल्कुल समझते हुए हमको यहाँ पर सरल करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम आगे के प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 के साथ। थैंक यू।